तो आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में बैठे हैं, बहुत सारे लोग आरसीएम कर रहे हैं। बुरा मत मानना, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। आप अपने आप से पूछिए कि आरसीएम क्यों कर रहे हैं आप? आपका पर्पस क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ 99% लोग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, 1-2% लोग होंगे ऐसे जो बड़े सपने लेके आए होंगे, बड़े विजन लेके आए होंगे, मजबूत इरादे लेके आए होंगे। वरना 99% लोग ऐसे हैं आरसीएम में जिनको कोई काम नहीं मिलता, जो हर जगह फेल हो जाते हैं, जो अ, सरकार उनको 10,000 रुपए की जॉब के लायक नहीं समझती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि चलो यार कहीं हाथ पांव मार लेते हैं आरसीएम में, शायद कुछ हो जाए। शायद कुछ हो जाए, शायद मेरा भी कुछ लॉटरी लग जाए, शायद कोई मिल जाए अच्छा आदमी और हमारा काम हो जाए। तो देखिए दोस्तों, जीवन में निर्णय का बहुत महत्व होता है। आप अगर ये सोच के आए हैं आरसीएम में कि शायद कुछ हो जाए, चलो दाल रोटी की व्यवस्था कर लेते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि दशरथ मांझी ने तो पहाड़ तोड़ दिया था, रास्ता बना दिया था। आपको उस पहाड़ से भी कठिन लगेगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वट आई वॉन्ट टू गिव यू मैसेज, यू जस्ट ट्राई टू फॉलो इट। मैं आपको ये एहसास कराना चाहता हूँ। देखिए, मैं दाल रोटी के लिए नहीं आया था आरसीएम। मुझे एक मीटिंग्स में ले जाया गया था, मेरा छोटा भाई पकड़ के ले गया था, और वो मीटिंग थी हमारे परम आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जी, जो आज हमारे अपलाइन हैं, हमारे सीनियर अपलाइन हैं, आज वो सफायर हैं। और उनसे मिलने के बाद, उनको देखने के बाद, उनको सुनने के बाद मेरे अंदर एक विश्वास जगी कि यार जब सुजीत कुमार सिंह जी कर सकते हैं आरसीएम से, बड़ी इनकम ले सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं ले सकता? और मैंने वहां से डिसीजन लिया, निर्णय लिया। और निर्णय लेने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे अपलाइन का फोन आया हो कि धर्मेंद्र जी आज प्लान दिखाया कि नहीं। कभी नहीं फोन आया, नेवर। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कई लोग कहते हैं सर मेरे अपलाइन का तो फोन ही नहीं आता, मेरे नीचे कोई अच्छा आदमी नहीं है, क्या करूं सर, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन हमारे आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कुछ लोग कहते हैं मेरी पत्नी नहीं करने देती है, कुछ लोग कहते हैं मेरा पति नहीं करने देता है, कुछ लोग कहते हैं मेरे पापा नहीं करने देते, कुछ लोग कहते हैं मेरा भाई नहीं करने देता। अरे भाई साहब, कितना बहाना बनाओगे यार? जिस दिन आप ठान लोगे ना कि मुझे करना है, इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है कि आपको रोक दे। किसी की हैसियत नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि इस सपना बिजनेस में बड़ा आपको है तो कामयाब होने से रोक दे। पत्नी क्यों कोई रोकती आपको है? रोक नहीं सकता कभी है। सोचा है? आपके पिताजी क्यों रोकते हैं? क्योंकि आज तक हम लोग जितने काम किए हैं ना, ज्यादातर फेल हुए। ज्यादातर फेल हुए। इतना सपना फेल हुए स्ट्रांग हैं, होना इतना चाहिए। फेल हुए हैं कि पत्नी का भरोसा ही नहीं है, कि उसे लगता नहीं है कि ये बंदा आरसीएम में कामयाब हो जाएगा। पिताजी को कभी लगता ही नहीं है कि मेरा बेटा ये आरसीएम से कामयाब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार हम खुद हैं कि हमारी पत्नी भरोसा नहीं कर रही है, हमारे पिताजी हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसका दोषी कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैं खुद रिस्पॉन्सिबल। आपको क्या लगता है कि हमारी पत्नी तैयार थी कि हाँ जी आरसीएम करो? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। मेरे बाबूजी बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। हमारे ससुराल के लोग बिल्कुल नहीं, नाम नहीं सुनना पसंद करते थे। स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर थे मेरे ससुर जी। मेरा भाई एक आईआरसीटीसी में जीएम के पोस्ट पे है। उसको जब पता चला कि मैं आरसीएम कर रहा हूँ, साबुन तेल सरफ बेचता हूँ घर घर जाके, तो बहुत बड़ा क्लास लगाया था कि अरे पागल आदमी, तुम मास्टर डिग्री होल्डर हो, ऑलरेडी यूनियन बैंक में एक अच्छे जॉब पे हो, और ये सब काम कर रहे हो, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम सस्पेंड हो जाओगे। सारी दुनिया मेरे विरोध में खड़ी थी। मेरे ब्रांच मैनेजर रोज बोलता था कि धर्मेंद्र तेरी नौकरी खा जाऊंगा। डराता था मेरे को। क्यों डराता था? आरसीएम छोड़ दो, नहीं करना तेरे को। और मैं क्या बोलता था कि सर आप मेरी नौकरी क्या खाओगे, आप मुझे सस्पेंड क्या करोगे? मैं आरसीएम के लिए यूनियन बैंक को सस्पेंड कर दूंगा अपनी लाइफ से, हमेशा हमेशा के लिए। और मैंने कर दिया। बिल्कुल राइट सर। ऐसा नहीं है कि आरसीएम से पैसा आने लग गया तब हमने निर्णय लिया। निर्णय तो मेरा उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने सुजीत सर की मीटिंग में देखा था, बैठा था।
मुझे आज भी वो वाकया याद है कि परम आदरणीय केसी छाबड़ा सर का प्रोग्राम था वाराणसी में। उस प्रोग्राम में हमारे साथ 8-10 लोग गए थे शुरुआत में। संडे का प्रोग्राम था, अच्छी खासी भीड़ थी, 700-800 लोग थे। और उसमें केसी सर ने एक सवाल पूछा था कि यहाँ पे कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं या सरकारी जॉब में हैं, किसी भी तरह के संस्थान में हो तो कृपया हाथ खड़ा करें। तो उसमें 14-15 लोगों ने हाथ खड़ा किया। अरे भैया, आपको हैंड रेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ यार, हाँ थोड़ा सुन लो भाई। तो मेरे केसी सर ने क्या पूछा कि कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हैं, एक बार हैंड रेज करें, हाथ खड़ा करें। तो मैंने भी हाथ खड़ा किया। हमारे साथ 13-14 लोग थे उस पूरे हॉल में। फिर उन्होंने पूछा कि आप लोग एक बार अपनी जगह से खड़े हो सकते हैं क्या? तो हम लोग भी खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया, सारे लोग खड़े हो गए। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा कि जो भी व्यक्ति आरसीएम के लिए अपनी नौकरी छोड़ देना चाहता है, रिजाइन कर देना चाहता है, वो खड़ा रहे और बाकी सब बैठ जाए। भाई साहब, 13 लोग थे खड़े, जिसमें से सिर्फ एक आदमी खड़ा था, बाकी सब बैठ गए थे। और जो व्यक्ति खड़ा था वही आज आपके सामने कोर लीडर डी कुमार बन के आपके सामने अपनी बात रख रहा है। ये घटना कब की है पता है? ये 2005 की घटना है। देखिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ, संजोग से, किस्मत से, दूसरों के सहारे, डाउनलाइन के सहारे, अपलाइन के सहारे, कंपनी के सहारे, पीयूसी के सहारे, डिपो के सहारे आप नहीं जा पाओगे। आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। समझो, आप इस ज्ञान को अपने अंदर उतारो। इस धरती पर एक ही आदमी है जो आपको ऊपर उठा सकता है, और वो आप खुद है। खुद। यस, खुद इंसान सिर्फ आगे और बढ़ता सिर्फ है। आप है। आज मैं क्या करने आया हूं? आपको ये एहसास कराने आया हूं कि भैया क्या करना पड़ता है आरसीएम में। यहां पे ज्यादातर लोग ये सोच के आते हैं कि नीचे वाला काम करेगा। कौन काम करेगा? अरे सर, कोई जुड़ता ही नहीं, कोई करता ही नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, 10,000 की नौकरी करने के लिए नीचे वाला काम करता है कि खुद करना पड़ता है? खुद। यस। देवदत्त जी, कौन करता है? थोड़ा सर सपोर्ट स्वयं करेंगे। करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है सर। 10,000 की नौकरी खुद करनी पड़ती है ना? बिल्कुल सर। मैंने सर 12 साल जॉब किया यूनियन बैंक में, मेरा काम कोई नहीं किया सर, एक दिन भी नहीं किया सर, 1 घंटे के लिए नहीं किया। जब जब मैं ऑफिस में रहा, मुझे काम करना पड़ा। अगर मैं नहीं गया, मेरा अब्सेंट लगा। बिल्कुल सर। तो सोचिए कि वहां पे 60 साल हम नौकरी करते, मेरा काम कौन करता भाई? कोई करता? हमें ही करना नहीं। पड़ता। लेकिन यहां आते ही, आरसीएम बिजनेस में आते ही, ज्यादातर 99% लोगों का दिमाग कहाँ चलता है? कोई कर दे, अपलाइन कर दे, डाउनलाइन कर दे, कंपनी कर दे। और यही कारण है कि वो सफल नहीं होते। देखिए, जीवन में अगर आपने ये मंत्र याद रख लिया ना कि दाल रोटी के लिए, भाई नौकरी से क्या चलता है यार? सरवाइव करता है इंसान, जिंदा रहता है, और क्या करता है? मैं जिंदा था। तो जिंदा रहने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, लाइफ टाइम काम करना पड़ता है। तो यस। हम यहाँ आए हैं सपनों को पूरा करने, ड्रीम को पूरा करने, लाखों रुपए महीना बनाने आए हैं। बड़ी बड़ी बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा हासिल करनी है। तो ये सब दूसरों के सहारे कैसे हो जाएगा? आप सोच कैसे लेते हैं? आप कैसे कल्पना कर लेते हैं? ये सारी चीजें कैसे आपके दिमाग में ये बातें आती है? मेरे दिमाग में तो आज तक नहीं आया। आज तक नहीं आया, नेवर, कभी नहीं भाई साहब। गलती से भी ये दिमाग में नहीं आता कि यार नीचे वाला कर दे, ऊपर वाला कर दे। सरदार भगत सिंह जी ने कहा था, दूसरों के कंधों पे जनाजे निकलते हैं, जिंदगी खुद के दम पे जी जाती है। दूसरे के भरोसे करोड़पति बनने चले हैं भाई साहब, ये सब होने वाला नहीं है। गलत फहमी में मत रहिए। मैं एकदम क्लियर बात करता हूं। खुद इतना काम करो ना, इतना काम करो ना, इतना काम करो ना। हमेशा फोकस अपनी तरफ रखिए। कौन आता है मेरे साथ, कौन नहीं आता, कौन चलता है, कौन नहीं चलता, कौन सुनता है, कौन नहीं सुनता। अगर उधर फोकस होगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन खुद की तरफ फोकस होगा कि नहीं, मुझे करना है। मेरे दिमाग में क्या चलता था? डाउनलाइन को करना है, ये नहीं चलता था। मुझे करना है, 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 मुझे करना है। सुबह उठता हूँ, दिमाग में चलने लगता है मुझे करना है। टॉयलेट में बैठा रहता हूँ, मुझे करना है। ब्रश करता हूँ, मुझे करना है। खाना खाता रहता हूँ, मुझे करना है।
पानी पीता रहता हूं, मुझे करना है। और ये ऐसा मंत्र है ना कि अगर आपने इस मंत्र को पकड़ लिया ना, कौन सा मंत्र? मुझे करना है। कौन सा मंत्र? मुझे करना है। एक बार बोलिए सब लोग, भले ही म्यूट है मुझे लेकिन करना है, बोल के थोड़ा फील मुझे कीजिए कि करना है, क्या मुझे करना एनर्जी है। आती है। आप मुट्ठी मैं बांध लीजिए अशोक और बोलिए कुमार मुझे दास, करना है, मुझे करना मुझे है, करना है, मुझे करना मुझे है, करना मुझे है, करना है, मुझे मुझे करना है, करना मुझे है, करना है, मुझे मुझे करना है, करना है, मुझे मुझे करना है, करना मुझे है, करना है, मुझे करना है, मुझे मुझे करना करना है, है, मुझे करना मुझे है। करना है, मुझे करना है, मुझे इतनी करना ऊर्जा है। आपके अंदर आ जाएगी ना, इतनी आपके अंदर आग लगेगी ना, फिर आप डाउनलाइन की तरफ नहीं देखेंगे, अपलाइन की तरफ नहीं देखेंगे। कौन चलता है कौन नहीं चलता है, फिर उधर ध्यान आपका नहीं जाएगा। ध्यान कहाँ रहेगा? मुझे करना है। और ये ऐसा मंत्र है कि आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो आपको फेल कर दे। लाओ मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देता हूं, लेकिन शर्त है लगातार चलनी चाहिए। गलती से भी दिमाग में नहीं चलना चाहिए कोई कर ही नहीं रहा है, कोई चल ही नहीं रहा है। अगर उधर गया तो फिसल गए। 24 घंटे में 25 घंटे दिमाग में क्या चलना चाहिए? मुझे करना है। देवदत्त जी आप बोलो सर मेरे साथ, मुझे करना है, मुझे मुझे करना है, करना मुझे है, करना है। थोड़ा मुझे करना आवाज है, आपकी आएगी तो मुझे मैं करना थोड़ा है, सा और। मुझे करना मुझे है, करना है मुझे सर, करना मुझे मुझे है, करना करना है, है मुझे मुझे सर, करना करना है, है, मुझे मुझे करना करना है, है, मुझे करना मुझे है, करना मुझे है, करना है। मुझे करना है, मुझे मुझे करना बोलिए है, करना सब है, लोग एक बार मेरे साथ, मुझे करना है, मुझे मुझे करना करना है, है, मुझे मुझे करना करना है, है। मुझे मुझे करना करना है, है, मुझे मुझे करना करना है, मुझे है, करना मुझे मुझे है। करना करना है, है, क्या मुझे बात है। करना है, अच्छा मुझे करना है। देवदत्त जी कुछ फील कर रहे हैं कि नहीं? बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील कर रहे हैं सर अंदर से। क्या बात है सर। सर ये लाइन इतना पंच लाइन है, इतना पावरफुल लाइन है कि आपके अंदर अगर ये चलने लग गया ना, अंदर से आवाज आनी चाहिए। जी सर। सर आप मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सब टेक्निकल बन जाएंगे। आपके अंदर तो चल रहा है इसीलिए आज आप हैं यहाँ पे। बट इसको पंच लाइन बनाइए, जी। ये हमेशा आपको आगे लेके जाएगा। अब हमें सफायर जाना है तो कौन करेगा? नीचे वाला करेगा, ऊपर वाला करेगा? कोई नहीं पहुंचा सकता सफायर। न टीसी छाबड़ा जी पहुंचा सकते हैं, न बीसी जी पहुंचा सकते हैं, न केसी जी पहुंचा सकते हैं, न सुजीत कुमार सिंह पहुंचा सकते हैं, न मेरा डाउनलाइन पहुंचा सकता है। कोई नहीं पहुंचा सकता है। सिर्फ एक ही मंत्र, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे मुझे करना करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे मुझे करना है, करना है, है, मुझे करना है, मुझे मुझे करना करना है, है, मुझे करना है। मुझे करना है। मुझे करना, मुझे और ये करना। लाइन आपको ना, क्या मैं बताऊं, आपको वहां लेके चला जाएगा ना जिसकी आप कल्पना नहीं की। तो मैं जब शुरू किया था आरसीएम बिजनेस के अंदर, तो मेरे दिमाग में क्या चलता था? मुझे करना है, 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 मुझे करना है। और ये लाइन, पंच लाइन मेरे को इतना स्ट्रांग बना दिया कि फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये नहीं देखा कि यार कौन छोड़ दिया, कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। दिमाग में बस एक ही चल रहा था, मुझे करना है। होम मीटिंग किसको करना है? मुझे करना है। प्लान किसको दिखाना है? मुझे दिखाना है। घर घर प्रोडक्ट किसको पहुंचाना है? मुझे पहुंचाना है। पूरी ताकत से मैंने कौन काम मुझे करना करे? शुरू कर दिया। मैंने गोल सेट किया। मेरे अपलाइन ने कहा कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो, पहले ये तय करो। आपका जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैंने कहा सर बहुत पैसा वाला बनना चाहता हूँ। बोले नहीं बन पाओगे। मैंने कहा सर फिर बताओ, आप गाइड करो। मैं उन्होंने कहा कि जब आप छोटे थे, जब 4 साल 5 साल के थे, तो याद करो आपको सबसे ज्यादा किस चीज की तड़प होती थी, किस चीज की तरफ दिमाग जाता था। तो इंसान कहाँ याद रखता है, सब भूल जाता है। मैं रात में आके सोचने लगा कि यार छोटा था तो मैं क्या सोचता था, किस चीज के बारे में सोचता था। अचानक से मुझे याद आया कि एक बार बड़े भैया मेरे हैं एसबी शर्मा जी, अभी आरसीएम में एम्ब्रॉयड हैं वो भी। तो बड़े भैया के दोस्त आए थे और उनको मैं पानी पिलाने के लिए, उन्होंने बोला कि पानी लेके आ जाओ, तो मैं पानी सर्व कर रहा था। तो उसी दरमियान भैया के दोस्त ने एक सवाल पूछा मेरे से कि अच्छा बताओ बड़ा होके क्या बनोगे। जनरल पूछा जाता है, अक्सर हम लोग भी पूछते हैं बच्चों से। तो मैं सोचने लगा कि यार बड़ा होके मैं क्या बनना चाहता हूँ। अचानक से मुझे दिमाग आया कि जो बस चलती थी हमारे साइड में, तो उस बस में एक ड्राइवर होता था। तो बस में इतनी भीड़ हो जाती थी कि सारे लोग खड़े रहते थे, कुछ लोग ऊपर बैठ जाते थे, और ड्राइवर जो होता था उसकी कुर्सी पे कोई नहीं बैठता था। सारे लोग खड़े हैं, अस्त व्यस्त हैं, लेकिन ड्राइवर की कुर्सी को कोई टच नहीं करता था, और ड्राइवर सबसे लास्ट में आता था। सबसे लास्ट में आता था, ड्राइव करके निकल जाता था। तो मेरे को लगता था यार इससे बड़ा अधिकारी, इससे बड़ा आदमी कोई हो ही नहीं सकता है। तो मैंने क्या बोला अपने भैया के दोस्त को कि मैं ड्राइवर बनूंगा बड़ा होकर। तो बड़े भैया को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने एक थापड़ मेरे को झापड़ लगा दिया।
मैं जाके घर में सोचने लगा कि यार मैंने क्या गलत बोल दिया। इतना बड़ा चीज ओहदा होता है ड्राइवर बस का। मेरे सीनियर ने इसी चीज को पकड़ा, मैंने उनको फोन करके बताया कि सर बचपन में मैं ऐसा ऐसा हुआ था घटना। उन्होंने कहा कि डी कुमार जी, आपको गाड़ी चलाने की तलब थी बचपन में, आप ड्राइवर बनना चाहते थे, आप बन गए बैंकर। तो मैंने कहा सर क्या करना चाहिए, अब ड्राइवर बनूं, ट्रक चलाऊं? बोले नहीं नहीं, ड्राइवर नहीं बनना है, अपनी कार की ड्राइवर बनना है। अपनी कार का सपना बनाओ, 1 साल के अंदर विजुअलाइज करो कि आपके पास कार है, विजुअलाइज करो कि आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हो। सर मैंने ये काम करना शुरू किया, 1 साल का मैंने गोल सेट किया कार का। उस समय अल्टो का बहुत क्रेज था, आज से 18 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने अल्टो का लक्ष्य बनाया 1 साल का, धनतेरस 2006 का। और सबको मैंने बताना शुरू कर दिया कि मेरे पास कार आएगी, कार आएगी, कार आएगी। और चमत्कार हुआ, 1 साल बाद मेरी कार आई, आरसीएम से आई। एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग जोरदार। तो जब तक आपके पास ड्रीम नहीं होगा, आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने सपनों को जगाइए, याद कीजिए कि आप बचपन में क्या सोचते थे, आपके दिमाग में क्या चलता था। आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जब ऊपर प्लेन गुजरती है ना, तो बहुत सारे बच्चे शोर मचाते हैं, शहरों में भी होता है। क्यों भाई? प्लेन को देखते हैं, क्या चलता है दिमाग में, अरे वाह प्लेन है, एक दिन हम भी इसमें बैठेंगे क्या। आज क्या होता है, प्लेन गुजरती है तो हम लोग देखते तक नहीं। क्यों? हम ही बचपन में देखने जाते थे, आज क्यों नहीं? क्योंकि आज एक्साइटमेंट खत्म हो गया। अब पता चल चुका, हकीकत से सामना हो गया कि यार ये प्लेन हमारे लिए नहीं है। बचपन में क्यों जाते थे देखने? उत्सुकता थी, अब बड़े बन गए। तो समस्या यहीं पे है दोस्तों। आपको इस बिजनेस में कामयाबी चाहिए तो बचपना में जाना पड़ेगा। आपको याद करना पड़ेगा कि बचपन में हम क्या क्या, हमारे अंदर भूख थी, क्या हम करना चाहते थे। तो देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें आपको जानकारी है, सब पता है, सब जानते हैं, लेकिन वही बात है कि हम इसको फॉलो कितना करते हैं। अभी हम लोग संतोष नायर जी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में थे दिल्ली में, तो संतोष नायर जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी, एक्रेशिया। ज्यादातर लोग एक्रेशिया से पीड़ित हैं, जानते तो सब हैं, मानते भी हैं, लेकिन करते नहीं। तो फर्क पड़ेगा करने से। इस बिजनेस में दाल रोटी बहुत मुश्किल है। मैं बार बार बोलता हूं कि भाई साहब, हवाई जहाज हवा में उड़ने के लिए बना है। अब कोई कहे कि नहीं मैं इसको सड़क पे दौड़ाऊंगा, आप बताइए हवाई जहाज सड़क पे दौड़ सकता है? नो। नहीं दौड़ सकता। कार सड़क पे चलने के लिए बना है। अब कोई बोले इसको हम ट्रैक्टर के साथ रेस कराएंगे खेत में, अरे भाई साहब खेत में ट्रैक्टर चलेगा, कार नहीं चलेगा। ट्रेन पटरियों पे चलने के लिए बना है। यस। अब ट्रेन को कोई सड़क पे उतार दे और बैलगाड़ी से कंपटीशन कराए, बताइए कौन जीतेगा? बैलगाड़ी जीतेगा। ट्रेन की ताकत पटरियों पे है। तो आरसीएम की ताकत ये बड़े सपने पूरे करने के लिए है। ये दाल रोटी के लिए इसका निर्माण ही नहीं हुआ है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जब तक आपके अंदर बड़े सपने नहीं होंगे ना, आप थक जाएंगे, रुक जाएंगे, घर से निकलेंगे ही नहीं। बहुत सारे लोग जूम मीटिंग देखते हैं, पता चलता है ऐसे ऐसे लोग मेरे को मिलते हैं ना, जो कहते हैं सर आपकी मॉर्निंग सेशन में देखता हूँ, 3 साल से मेरा मॉर्निंग सेशन चल रहा है। मैं पूछता हूँ एब्सेंट हुए कि नहीं? सर एक भी दिन एब्सेंट नहीं हुआ। लेवल कौन सा है? कहे सर अभी तो बिगिनर भी नहीं हुआ। तो यार तो फिर 3 साल से क्या कर रहे हो यार, क्या देख रहे हो यार, क्या सुनते हो यार? अरे जब कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे मेरे भाई 3 साल नहीं लगता है आरसीएम में। कहते ना कि घर में दौड़ता हुआ घोड़ा की तस्वीर लगाते हैं लोग। दौड़ता हुआ घोड़ा देखा है? शुक्ला जी आपने देखा होगा। मैं बोला एक व्यक्ति, सर ये तस्वीर क्यों लगाते? बोले सर लोग लगाते हैं तो मैंने भी लगा दिया। मैंने कहा लोग क्यों लगाते हैं, कभी जानने की कोशिश किया? बोले क्यों लगाते हैं? बोले खुद नहीं दौड़ते, वो दौड़ने की चाहत उनके अंदर है, इसीलिए उन्होंने फोटो लगा दिया कि यार मैं तो नहीं दौड़ रहा हूँ, घोड़ा दौड़ता हुआ देखूं तो कम से कम। हाँ? अरे भाई साहब, दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाने से आप घोड़ा नहीं बन जाएंगे। हाँ? घोड़ा बनने के लिए दौड़ना पड़ेगा। अब फोटो लगाने से आप घोड़ा नहीं बनेंगे, दौड़ना पड़ेगा, रेस करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी।
जोर लगाना पड़ेगा। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि सर दौड़ना तो चाहता हूँ, मोटरसाइकिल पे पेट्रोल ही नहीं कैसे दौड़ूं, कैसे काम करूं सर। बड़ी मुश्किल से 200-400 रुपए की पेट्रोल भराता हूँ, दिन भर रेस लगाता हूँ, कोई ज्वाइनिंग नहीं होती, कोई रिजल्ट नहीं आता, शाम में घर में आके होपलेस हो जाता हूँ, समझ में नहीं आता कैसे कर। आज शुक्ला जी है कि नहीं, इस तरह की घटनाएं हो रही है कि नहीं, कैसे हर जगह होगा। यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे भाई लोग होंगे जो करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास बाइक में भराने के पेट्रोल के पैसे नहीं है। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखिए आरसीएम में ना हर समस्या का समाधान है। जिसके अंदर आग होती है ना, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है ना, वो ये सब समस्या उसको दिखती नहीं है। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा मेरे से कि सर मेरे पास पेट्रोल के भराने के पैसे नहीं है, कैसे करूं आरसीएम। मैंने उनको बोला कि सर बाइक से चलना जरूरी है क्या, साइकिल से चलो ना। बोले सर साइकिल भी खराब है। मैंने कहा बनवा लो। वो अपना ड्रेस कोड, उनको बहुत बुरा लगा, अपना आरसीएम का ड्रेस कोड चेंज कर लिए, पुराने कपड़ों में आ गए और उन्होंने आरसीएम छोड़ने का निर्णय ले लिया। हमें जानकारी मिली उनके अपलाइन के द्वारा कि अरे सर क्या बोल दिए, उनको तो बुरा लग गया। मैंने कहा क्या बुरा लग गया। बोले सर वो तो कहते हैं कि नहीं, डी कुमार जी तो बड़े आदमी बन गए, हमको कहते हैं साइकिल से चलने के लिए। मैंने कहा यार, मैंने तो पैदल अपने जीवन के, मैं हाई स्कूल पास करने के बाद से ट्यूशन पढ़ाने लगा, साइकिल नहीं थी मेरे पास। पहली बार मैं ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के पैसे जमा कर करके 300 रुपए की साइकिल खरीदी। 300 रुपए की सेकंड हैंड साइकिल, और सेकंड हैंड भी नहीं था, वो थर्ड हैंड था। थर्ड हैंड था, मेडिगार्ड सब टूटा हुआ था पीछे का। और उस साइकिल से मैंने अपने करियर की शुरुआत की भाई साहब। 5 साल बैंक में नौकरी किए, तब मेरी शादी हुई। और शादी से पहले जितनी भी सैलरी आती थी ना, सारा पैसा 200 400 500 रुपया रख के घर भेज देते थे बाबूजी को। रखते ही नहीं थे, पैदल चलते थे। हमारे बैंक के सारे लोग बाइक्स मेंटेन करते थे, लेकिन मैं पैदल चलता था, साइकिल से चलता था। क्यों? क्योंकि यार ये पैसा हमारे और भाई लोग पढ़ रहे थे, उनको जरूरत थी। 5 साल तक जॉब करते हुए, कभी सुना है आपने कोई बैंक की नौकरी करने वाला तुरंत बाइक खरीद लेता है फटाफट? देखिए, व्हाट आई वांट टू गिव यू मैसेज, करने वाला हर हाल में कर ले जाएगा, और नहीं करने वाला किसी हाल में नहीं करेगा। आप उसको बाइक दे दो, उसको कार दे दो, गाड़ी दे दो, नहीं कर पाएगा। मैं चैलेंज करता हूं, नहीं कर पाएगा। करने के लिए जिगरा चाहिए, दम चाहिए, पागलपन चाहिए, भूत सवार होना चाहिए, भूत सवार। और जब तक ये भूत सवार नहीं होगा ना, देखते रहो जूम मीटिंग, रोज सुबह शाम देखो, इतना जूम मीटिंग होता है ना, बैठे रहो घर में, निकलोगे ही नहीं आप। दोपहर में भी होता है, सुबह भी होता है, रात में भी होता है। कुछ लोग कहते हैं सर एक भी जूम नहीं छोड़ता हूं, बहुत बढ़िया, वेल डन बॉय, लगे रहो मुन्ना भाई एमबीबीएस। अरे मैदान में जाना पड़ेगा यार, लड़ना पड़ेगा, दुनिया से लड़ना पड़ेगा, नकारात्मक लोगों से लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा। कोट और टाई पहन के मैं सुबह निकल जाता था। ऑफिस जाने से पहले जब तक मैं 5 लोगों को प्लान नहीं दिखा लेता था ना, तब तक न ब्रश करते थे न खाना खाते थे। ऑफिस जाने से पहले की बात बता रहा हूं। सुबह होने का इंतजार करते थे, रात 12 बजे से पहले कभी घर के अंदर पैर नहीं रखे। क्यों? दाल रोटी के लिए दौड़ रहे थे, भूखे मर रहे थे। क्यों भाई? कार के लिए, कार कार चाहिए था मुझे, गाड़ी चाहिए थी मुझे। 1 लाख रुपए महीने की इनकम का मैंने गोल सेट किया था। तो जब तक इस तरह का पागलपन नहीं चाहिए ना, 12 बजे रात में मैं घर आ जाता था। पता है क्यों आता था घर? क्योंकि 12 बजे के बाद कोई मिलता ही नहीं था। 12 बजे रात के में किसके घर जाएंगे उसके बाद? बहुत दर्द होती थी कि काश यार भगवान 24 घंटा दिन होता, उजाला होता। क्योंकि उस समय नौकरी छोड़ नहीं सकता था मैं, मेरी मजबूरी थी जॉब। और मैं आप सबको भी यही बोलूंगा कि जो भी साथी पार्ट टाइमर हैं, वो पार्ट टाइमर ही करें आरसीएम को। बिल्कुल अपना जॉब ना छोड़े, दुकान धंधा ना छोड़े, बिल्कुल मत छोड़िए। बहुत लोग ये गलती करते हैं, अपना धंधा छोड़ देते हैं, दुकान छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं। अब उनका इनकम का जरिया खत्म हो जाता है, उनका ऑक्सीजन सिलेंडर कट जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ये पार्ट टाइम बिजनेस है। सतीश पंडित जी की टिप सुनिए।
तो देखिए दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूं कि जीवन में गोल सेट करिए, सपनों को जगाइए। बीसी छाबड़ा जी की एक ट्रेनिंग अटेंड मैंने किया था, उसमें उन्होंने कहा था, अरे जिंदगी तो चार टांग वाला भी काट लेता है। चार टांग वाला भी दिन भर काम करता है, उसको भी रात में सानी पानी मिल जाती है, खाना पीना मिल जाता है, जिंदा वो भी है। और हम दो टांग वाले भी जिंदा ही हैं। तो हमारी जिंदगी और चार टांग वाले की जिंदगी में क्या फर्क है? हिला दिया था ये रात में, जब मैं सोचने लगा कि सर तो सही बोल रहे हैं, हम भी तो दिन भर बैंक जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, रात में खाना पीना खा के सो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि जीवन, ये दो टांग भगवान भगवान ने दिया है, पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किए थे इसलिए दिया है। जरा सोचो गहराई से कि भगवान अगर दो टांग और दे देता तो कितने हो जाते? 4। चार। और किसी चार टांग वाले को देखा है, कोर लीडर को? यार कोर लीडर तो चार टांग वाले होते हैं। मेरा तो भगवान ने दो ही टांग दिया। किसी कोर लीडर को देखा है, दो दिमाग दो सर? नहीं। सबके एक ही हैं, आपके भी एक ही हैं। तो ऊपर वाले ने अपॉर्चुनिटी दिया है। सोचिए जरा, गलती से दो टांगा और मिल जाता तो कितने हो जाते? 4। चार। क्या करते आरसीएम, कर पाते? नहीं। मेरे को जब भी कोई प्लान दिखाता हूँ, बताता हूँ, और जैसे ही बोलता है ना कि यार मेरे से नहीं होगा, तो मेरे अंदर कानों में आवाज पता है क्या आ जाती है? भैं। मैं समझ जाता हूँ यार ये चार टांग वाला है, निकलो यहां से। अरे क्यों नहीं होगा यार? आप ही से होगा, आप ही के लिए है आरसीएम। भाई साहब, मौका है, पकड़ो, पूरी ताकत लगा दो, पूरे जुनून के साथ करो। ये बहाने बनाने वाले लोग, समस्या देखने वाले लोग, मैं क्या बताऊं। कहते ना कि ऐसे लोगों के पास अवसर आती है, लेकिन उनको अवसर शोर सुनाई देता है। शोर, शोर समझते हैं? लाउड। कहते हैं कि सर आपकी यहाँ मीटिंग में जाता हूं ना, तो माइक इतनी तेज बजती है ना कि सर पकड़ लेता है। शुक्ला जी, हाँ? होता है कि नहीं होता है सर? एक से एक बहाने रहते हैं लोग पास। शोर होता है, अरे उनको शोर सुनाई देता है, लाउड सुनाई देता है। जी उनको अवसर दिखाई नहीं देता, अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रहा है। आज बहुत बड़े बड़े आर्थिक संगठन, फिक्की जैसी संगठन, केपीएमजी जैसी संगठन, बड़े बड़े अर्थशास्त्री क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इंडिया 2040, भारत 2040 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नंबर वन होगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे कंपनी के मालिक नहीं बोल रहे हैं, कंपनी के लीडर नहीं बोल रहे हैं। आप देखिए, डाटा देखिए, 13.3% का ग्रोथ है। पूरी दुनिया में अगर सबसे तेज गति से अगर कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम कर रही है तो इंडिया में कर रही है। पूरे वर्ल्ड में 1%, 1.5%, 2%, 3% से ज्यादा ग्रोथ कहीं नहीं है, बट इंडिया में 13% ग्रोथ है भाई साहब। 13% ग्रोथ है। और जो ग्रोथ है, इसका जो कैलकुलेशन है, 2040 आते आते भारत नंबर वन पे बनेगा। गारंटी। आप करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी। यस। होगा। अब सोचिए जरा सा, अभी 2023 है, अगले 17 साल बाद 2040 आएगा। अब आप कर लेंगे, आज मेहनत कर लेंगे, पसीना बहा लेंगे, 2040 में डायमंड होंगे। आप स्टार भी नहीं होंगे, डायमंड होंगे। और क्या पता डायमंड से भी ऊपर क्राउन डायमंड चले जाए। अब आप सोच रहे होंगे आपको 18 साल लग गए, मेरे को 17 साल में आप डायमंड बना रहे हो। अरे भाई साहब, पहले था 2 लेन सड़क, एक ही तरफ से आती थी, एक ही सड़क से जाती थी। अभी 4 लेन रोड बन गया। अब आप बताइए, डिस्टेंस उतनी ही समय में तय होगी कि आधे समय में तय होगी, आधे समय में। कि और आधे समय में तय होगी? तो अभी हाईवे बन चुका है आरसीएम में। मुझे याद है जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी, 250 किलोमीटर की दूरी से हम पिकअप सेंटर पे वो मंगाते थे, किट मंगाते थे। हर हफ्ते किट, यहाँ पे मुगल सराय मेरा पोस्टिंग था, और कानपुर से मैंने डिपो से मैंने सामान मंगवाया। पटना, बिहार की राजधानी पटना में था उस समय डिपो, वहां से यस। सामान मंगवाते थे। आज तो भाई साहब, घर के हर बगल में। 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पे पिकअप सेंटर है। कुछ लोग कहते हैं सर आपका पिकअप सेंटर बहुत दूर है। मैंने कहा सर कितना दूर है? अरे 5 किलोमीटर है। मैंने कहा 5 किलोमीटर? अरे इनको बता दो कि मैंने 250 किलोमीटर से प्रोडक्ट लेके काम किया हो, ये तो फ्यूज उड़ जाएगा। अरे भाई साहब, दूर नहीं है। आपकी कामयाबी आपके घर के पास है, 2 ही किलोमीटर दूरी पे तो है।
कहते नहीं कि आप निगेटिव सोचेंगे आपको हर चीज निगेटिव नजर आएगा, पॉजिटिव सोचेंगे हर चीज पॉजिटिव नजर आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बचपन से हम लोगों को ना मुंह में चम्मच से दूध पिलाया। खिलाया गया है, हम यही देख देख के बड़े हुए हैं। सब कुछ हो जाता है, नौकरी मिल जाती है। आजकल क्या बोलते हैं हमारे देश के युवा, अरे आजकल नौकरी मिलती है क्या, बेरोजगारी फैल गया है, बेरोजगारी देखो, बेरोजगारी एक मुद्दा है चुनाव में। मुझे याद है कि जब मेरा बैंक में सिलेक्शन हुआ था, तो जब ज्वाइनिंग लेटर आई थी हमारे घर पे, तो हमारे बाबूजी की जितने भी दोस्त थे, रिश्तेदार थे, सब घर पे आए मिठाई लेके। कोई मिठाई खाने के लिए कि अरे भाई तुम्हारे बेटे को नौकरी पा गया, मिठाई खिलाओ, नौकरी पा गया। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि यार पा गया मतलब क्या होता है, गिरा हुआ रास्ते में मिल जाता है उसको भी बोलते हैं पा जाना। तो पा गया मतलब मैं नौकरी पा गया। 17 लाख लड़के एग्जाम में बैठे थे भाई साहब, रिटन टेस्ट हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, और मात्र 150 लड़के चुने गए थे। आप सोच के देखिए जरा सा कैसे पा जाते। रिटन टेस्ट हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, इतना टफ एग्जाम हमने फेस किया था, और फाइनल सिलेक्शन हुआ, ज्वाइनिंग लेटर आई, तो लोगों ने क्या बोला, पा गया, नौकरी पा जाता है, मिल जाता है, हो जाता है। अरे इस दुनिया में होता कुछ नहीं है यार। वो एक जमाना था, एक दौर था कि हो जाता था, दुकान खोल के लोग बैठ जाते थे, दुकान चल जाती थी। व्यापार खोल देते थे, व्यापार चल जाती थी, चलाना नहीं पड़ता था। नौकरी के लिए लोग लाइन में लग जाते थे, नौकरी मिल जाता था। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, मिलता कुछ नहीं है, छीनना पड़ता है। रॉयल्टी आती नहीं है, रॉयल्टी लेना पड़ता है। टेक्निकल आएगा नहीं, टेक्निकल छीनना पड़ेगा। रूबी बनेंगे नहीं, रूबी छीनना पड़ेगा। हर चीज छीनना पड़ता है। हाँ, पहले लोग ताकत से छीन लेते थे। लाठी के डंडे की जोर पे छीन लेते थे, बंदूक दिखा के छीन लेते थे। अब ताकत ये है, ये मेंटल पावर। जब तक मेंटल पावर डेवलप नहीं करोगे आप छीन नहीं पाओगे। तो आपको डेवलप करना है, यही सीखना है कि इसको कैसे डेवलप करें। अब आरसीएम के बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है, बहुत है नॉलेज, बहुत यूट्यूब पे वीडियो है, रोज बहुत ज्ञान बांटा जा रहा है। अब जानना है कि हम इसमें सफल कैसे हो, क्या करने से कामयाबी आएगी, इसको डेवलप करना पड़ेगा। सतीश पंडित जी अपनी टेप में बोलते हैं कि गर्दन से नीचे का भाग का हम बड़ा ख्याल रखते हैं। कुछ लोग को भूख लग गई होगी, खाने की ये तलब हो रही होगी कि यार मीटिंग जल्दी बंद कर, खाना लाओ। तो गर्दन से नीचे का भाग, ये खाना किसको देते हैं, पेट में जाता है, गर्दन से नीचे है ये। तो भगवान ने क्या किया कि जब नीचे भूख लगती है ना, तो यहां घंटी बजा दिया, भैं भैं बज रहा होगा। लेकिन इसको खुराक चाहिए, भगवान ने घंटी नहीं लगाया। भगवान बहुत चालाक है भैया। नीचे वाले, गर्दन से नीचे वाले का खुराक के लिए घंटी भगवान ने क्यों लगा दी? भगवान चाहता है कि आप मरो नहीं, जिंदा रहो, इसीलिए घंटी लगा दी। और इसको घंटी क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान नहीं चाहता है कि आप अमीर बनो। भगवान चाहता है घिसट घिसट के जिंदगी जियो। समझो बात को, भगवान नहीं चाहता है, ऊपर वाला चाहता ही नहीं कि आप अमीर बनो। यस। इसीलिए गरीब घर में हम लोगों को जन्म दिया। लेकिन कुछ अच्छे कर्म होते हैं इंसान के, पूर्व अच्छे कर्मों का फल होता है, जो अगले जन्म में ट्रांसफर होता है। गीता में पढ़े होंगे उपदेश, ये सब जानते होंगे। पहले मैं ये सब सुनता था तो मुझे लगता था यार ये सब कहानी टाइप की चीज है, ये सब बकवास है। लेकिन आरसीएम में आने के बाद मुझे पिक्चर एकदम क्लियर दिखाई देने लगा कि यार ये तो सत्य है। आप देखते हो कि किसी को कितना भी समझाओ उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन तीसरा आदमी जो सुन रहा होता है ना, वो अनजान आदमी कहता है यार मेरे को ज्वाइन करो। क्यों? जिसको समझाने गए उसको नहीं आया समझ में, उसके पूर्व जन्म के कुछ किए गए ऐसे कर्म हैं जो उसको जुड़ने नहीं देगा आरसीएम में। और तीसरा आदमी, उसके कर्म अच्छे थे इसलिए उस जुड़ गया। तो ये सब चीजें पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, और मैं समझा पाऊंगा कि नहीं, शायद मेरे में उतनी क्षमता नहीं है कि आपको ये सब चीजें बताऊं। ये बहुत डेप्थ है, गहराई है इन चीजों में, और इतना ज्ञान मैं बांटने के लिए आया भी नहीं हूं। बस इतना समझ लो कि आपने पुण्य कार्य किया है जो आपको 2023 में समझ में आ गया है। हमने कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम किया था कि 2005 में समझ में आ गया। अब सोचिए 2040 में जिसको समझ में आएगा वो दीवार में कितना सर पिटेगा।
क्योंकि जब वो आरसीएम करने के लिए निकलेगा तो जिधर जाएगा बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ा बड़ा बंगला, बड़ी बड़ी इनकम, तो कहाँ जाएगा आरसीएम करने? जाना तो पड़ेगा। वो जाएगा पाकिस्तान, श्रीलंका, दुबई। आज दुबई नौकरी करने जाते कि नहीं जाते? 20,000 50,000 के लोग दुबई चले जा रहे हैं नौकरी करने। तो आरसीएम करने क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि तब तक आरसीएम मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी होगी। तो भविष्य को वर्तमान में देखो, भविष्य को वर्तमान में जिसने देख लिया, भविष्य का सिकंदर वही होता है। सुरेंद्र वत्स जी सबसे पहले डायमंड बन गए क्योंकि वो सबसे ज्यादा पुण्य किए थे उनको 2000 में ही समझ में आ गया। सुजीत कुमार सिंह सफायर हो गए क्योंकि हमसे ज्यादा पुण्य किए थे वो, उनको पहले समझ में आ गया। इसमें क्या बुराई है यार? कई लोग परेशान रहते हैं, अरे मेरे ऊपर वाला कमाएगा। अरे भगवान से मनाओ यार कि मेरे ऊपर वाला सब डायमंड हो जाए। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु सुजीत सर को डायमंड बना दो, सुजीत सर को डायमंड बना दो। सुजीत, भगवान भी कहता है यार कौन आदमी है यार ऊपर वाले को डायमंड बनाना चाहता है। अरे सुजीत सर डायमंड बनेंगे तो मैं स्टार सफायर बन जाऊंगा यार, मेरे को स्टार सफायर बनना है ना। यहाँ लोग उल्टा सोचते हैं, अरे मेरे करने से ऊपर वाले को पैसा आएगा, ना 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 ना, उसको तो आगे बढ़ने नहीं देना। अरे क्यों करते हो यार ऐसा जघन्य अपराध? भगवान से विनती करिए, प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मेरे सारे ऊपर वाले डायमंड बन जाए। आप करके देखो ना, चमत्कार होता है कि नहीं। और इसको अपने चरित्र में लाना है, स्वभाव में लाना है। तो बहुत कमाल का मौका है, अवसर है, इसको पकड़ लो। कितना भी कोई मारने की कोशिश, फिल्मों में देखते हैं एक आदमी ऊपर से गिर रहा होता है, उसको कितना कोशिश करता है, पैर से मारते हैं, डंडा से मारते हैं कि यार किसी तरह से उसका हाथ छूटे कि नीचे गिर जाए लेकिन वो हीरो जो होता है वो हाथ छोड़ता नहीं है। वो हर हाल में मार खा के, धक्के खा के, दर्द सह के वो हाथ पकड़े रहता है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ता है। और बाद में उसकी विजय होती है। तो अपने को बस वैसा ही हीरो बनना है आरसीएम में, छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रलय क्यों ना आ जाए। आज कई लोग मेरे से मिलते हैं, कहते हैं सर मैं 2000 में जुड़ा था, 2003 में जुड़ा था, 2005 में जुड़ा था। क्या हुआ भाई? सर छोड़ दिए क्या मिलते? छोड़ दिए। मैं बोला छोड़ दिए? अरे आपने आरसीएम छोड़ दिया? आपने आरसीएम छोड़ दिया? मैंने तो आरसीएम के लिए यूनियन बैंक की नौकरी छोड़ दी भाई साहब, कोर लीडर बन गए, स्टार रूबी बन गए। तो मौका है, अवसर है, पकड़िए, छोटे छोटे काम करिए। डायमंड क्लब किसी कीमत पे मत छोड़िए। हर हाल में इसको 5,000 परचेज वॉल्यूम, सेलिंग करिए, प्रोडक्ट की रिटेलिंग करिए। ज्वाइनिंग के पीछे भागेंगे ना तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा। मैं चाय पिला पिला के 50 लोगों को ज्वाइन कराया। चाय पिला, पहले चाय की पैकेट आधा किलो की आती थी, 2 किलो की आती थी, 1 किलो की आती थी, धीरे धीरे कम हुआ। अभी तो 50 ग्राम में भी, 100 ग्राम में भी आ गया है पैकेट आ गया है। तो सोचिए कि उस समय 1-1 केजी, आधा केजी का पैकेट होता था, आधा केजी का खोल देते थे सामने, कहते थे सर देखो ये आरसीएम की चाय है। अगर हम पुड़िया में ले जाएंगे तो कहेगा कि अरे ये बाहर का कोई चाय लेके आ गया हो। लोग नहीं मानते ना। अब सोचिए 50 से ज्यादा लोगों को मैंने ज्वाइन कराया सिर्फ आरसीएम की चाय पिला पिला के। प्रोडक्ट पर काम करिए। फेसवाश आरसीएम का फेसवाश दे दे के कम से कम 50 लोगों को मैंने ज्वाइन कराया। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे पास, एक से एक प्रोडक्ट है। अभी हमारे पास न्यूट्री चार्ज का कमाल का सेगमेंट है, गामा कमाल का है, कीसोल कमाल का है, पूरे इंडिया में हंगामा कर रखा है। तो प्रोडक्ट पे काम करिए, प्रोडक्ट को आगे करिए। क्योंकि देखिए मेंबर बनने बनाने वाली ऐसी कंपनियां पता नहीं कितनी घूम रही है। कई लोग कहते हैं कि अरे सर ऐसी कंपनी बहुत है। मैं कहता हूं कि बिल्कुल है, बहुत कागज पे चलने वाली बहुत कंपनियां हैं, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे चलने वाली बहुत कंपनियां हैं। लेकिन हमारी कंपनी कागज पे नहीं चलती है भाई साहब, 3rd फ्लोर पे नहीं चलती है, जमीन पे चलती है। चलो भिलवाड़ा, हम भिलवाड़ा ले जाके लोगों को दिखाते हैं, कंपनी का वीडियो दिखाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो है दिखाई। तो जो दिखता है वो बिकता है। प्रोडक्ट दिखाइए कि देखो ये चाय हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये हमारा कपड़ा हमारी कंपनी में बनता है, ये बाजार से सामान खरीद के ला करके मुहर मार के नहीं देता। तो जब इस तरह की बातें लोग सुनते हैं, देखते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनके ऊपर असर पड़ता है। आज हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट हैं, रीजनेबल प्राइस पे हमारी कंपनी प्रोडक्ट उपलब्ध करा रही है। हमारी कंपनी का मुख्य 3 उद्देश्य है। क्या क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। आज मार्केट में दुनिया भर की कंपनी प्रोडक्ट लेके आ गई है, एक से एक नकली प्रोडक्ट लेके मार्केट में लोग बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं भैया? क्योंकि उनका उद्देश्य है पैसा कमाना। जितनी भी मार्केट में कंपनियां हैं उनका किसी का उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा? सबका उद्देश्य है पैसा कमाना। जितनी भी मार्केट की कंपनियां हैं उनको हमारे आपके स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो बस पैसा बनाना है।
और वो पैसा बना रहे हैं। लेकिन हमारी कंपनी के मालिक परम आदरणीय टीसी सर क्या बोलते हैं, नहीं, ये आरसीएम हमारा परिवार है। आज जो हम बिस्किट खाते हैं टीसी सर भी वही बिस्किट खाते हैं। जो आरसीएम का हेल्थ कार्ड हमारे घर में यूज होता है वही टीसी सर के घर में यूज होता है। तो टीसी सर का ये परिवार है, और अपने परिवार के सदस्य को कोई भी कंपनी डुप्लीकेट प्रोडक्ट देगा, हेल्थ खराब होने वाला प्रोडक्ट लाएगा। एक आदमी ने पूछा सर आपके यहाँ गुटखा है क्या? बीमल मिलेगा? मैंने कहा नहीं यार, गुटखा तो नहीं है हमारे। तो दारू तो जरूर मिलता होगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिलता है। तो कहती कंपनी आपकी बनाती क्या है? मैंने कहा हमारी कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है जिससे आपका स्वास्थ्य, आपके बच्चों का स्वास्थ्य, आपका लीवर किडनी सुरक्षित रहे। वो प्रोडक्ट नहीं बनाती जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो, आपके बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो। वो इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ, और बोला कि सर आज तक ऐसे तो किसी ने बताया ही नहीं मेरे को। तो हम लोग खाली पैसे पैसे की बात करते हैं, पैसा पैसा इतना दिखाने वाले बताने वाले लोग घूम रहे हैं मार्केट में ना, स्वास्थ्य की बात कोई करता ही नहीं। तो हमारी कंपनी का पहला मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा हमारे मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंट। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमारी देश की आजादी को 75 साल हो गए, और आज भी हमारे देश की युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार बन रहे हैं। कहते हैं सरकार से बोलते हैं नौकरी दो, नौकरी दो। आज भी वो हाथ आगे की तरफ फैलाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और लोगों की जो मानसिकता है ये नौकर बनने वाली, ये मानसिकता पर हमें चोट मारनी है। इस मानसिकता को हमें त्याग करना है। मैं पहले नौकर था बैंक के अंदर, आज आरसीएम के अंदर मालिक हूँ, पार्टनर हूँ। कितनी बड़ी बात है, सोचिए मेरे जैसा साधारण सा आदमी आज इतनी बड़ी कंपनी की, जो पूरी इंडिया में काम कर रही है, कितने सारे डिपो हैं, कितनी सारी डिलीवरी सेंटर हैं, कितने सारे प्रोडक्ट हैं, कितने सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, और हम उसके 45% के पार्टनर हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों। तो ये आर्थिक स्वावलंबन, आज भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, उसको दूर करने का ये हमारे पास बहुत शानदार मौका है। और तीसरा है नए भारत का निर्माण। सोचिए जब स्वस्थ लोग रहेंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आज हमारे यहाँ भारत में लोग, करोड़ों लोग डेली सामान खरीदते हैं बाजार से, नकली सामान खरीद रहे हैं, कोई भी सामान का बिल नहीं बनवाता। हजारों करोड़ का टैक्स की चोरी हो रही है। सोचिए भारत की आबादी 142 करोड़ है। अगर एक कप चाय पीता है एक इंसान भारत में, तो 150 करोड़ चाय सुबह एक टाइम में भारत पीता है। सोचिए कितना टैक्स की चोरी होती है जो बाजार से लोग सामान खरीद रहे हैं। अगर ये सारे के सारे आरसीएम से सामान खरीदेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, यहाँ सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑनलाइन मिलती है, बिल मिलता है, उसमें टैक्स पेड होता है, कितने परसेंट सीजीएसटी, एसजीएसटी, सारा विवरण होता है, 1 रुपए की यहाँ पे चोरी नहीं है। ये पूरा भारत अगर सामान खरीदने लग जाए। आज हमारे देश की जो सरहद पे हमारे सुरक्षा बल हैं, तैनात हैं, भारत सरकार उनको आज रक्षा जैकेट नहीं दे पा रही है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पा रही है। क्यों? इतना पैसा नहीं है कि उनको खरीद के सारे 14 लाख आर्मीज को दे सके। कल्पना कीजिए ये लाखों करोड़ जो टैक्स की चोरी हो रही है, अगर ये सरकार के फंड में जाएगा, और हमारे देश के जवान जब बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जब बॉर्डर पे लड़ेंगे हमारे लिए, आपके लिए, कितना बड़ा पुण्य का काम होगा ये। नए भारत का निर्माण होगा। हम सब एक दूसरे से प्यार करेंगे, हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, मदद करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। भारत में कोई थाना पुलिस नहीं होगा। आने वाले समय में सब एक दूसरे से प्यार करेंगे, कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ेंगे। एक नमक खाएंगे, एक हल्दी धनिया मिर्ची खाएंगे, एक कपड़े पहनेंगे, एक सोच होगा, एक इरादा होगा, एक उद्देश्य होगा। सोचिए जब पूरा भारत एक होगा, यहाँ जात पात नहीं होगा, यहाँ धर्म मजहब नहीं होगा, क्या भारत होगा। उस भारत के बारे में सोच के देखिए, रातों की नींद उड़ जाएगी। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य हमारी कंपनी का है, और मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, आप सभी लोगों से, जितने भी भाई हैं बहन हैं मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ये 3 मुख्य उद्देश्य को अपने जीवन का उद्देश्य बना लीजिए। ये रुपया पैसा बहुत छोटी चीज है, जब तक नहीं आती है ना तब तक लगता है यार रुपया पैसा बहुत बड़ी चीज है। हमारे देश में क्या है, लक्ष्मी पूजा होती है, हा? भारत में लक्ष्मी पूजा होती है, लेकिन भारत के लोग बड़े गरीब हैं। अमेरिका लक्ष्मी पूजा नहीं करता, लेकिन अमेरिका बहुत अमीर है, वहां के लोग बहुत अमीर हैं, पूरी दुनिया को वो कर्ज देता है। देखिए मैं लक्ष्मी पूजा का विरोधी नहीं हूं, मैं खुद लक्ष्मी पूजा करता हूं, लेकिन
लक्ष्मी पूजा करने से लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी भी कहती है कि कर्म करो, कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, तभी हम तुम्हारे घर में आएंगे। तो जितने भी साथी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर अपने देश से प्यार करते हैं, अपने समाज से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो इस अभियान को एक अभियान समझ के काम करिए, मिशन समझ के काम करिए। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये कोई छोटा मोटा ये दाल रोटी और 2 4 10 20 हजार कमाने का ये अभियान नहीं है। ये जन जन को बदलने का अभियान है, ये समाज को जोड़ने का अभियान है। ये देश के अंदर जितनी भी कुव्यवस्था है, आज हमारा देश क्या है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, समाजवाद, वर्गवाद, इतने वाद हैं, इतनी बीमारी फैला हुआ है। क्यों भाई? हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये देश हमारा है, हम सब का है। आज हम एक क्षेत्र में सिमटे होते हैं, लेकिन आरसीएम करने वालों का कोई क्षेत्र नहीं होता, कोई जात नहीं होता, कोई बिरादरी नहीं होती। आज जितने भी हमारे देश के सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, इस सब के सब हम सबको तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम सबको अलग अलग कर रहा है। ये राजनीतिक संस्था वाले कहते हैं कि तोड़ो, ये जितने टूटेंगे उतना मेरा दाल गलेगा। तो सब हमें तोड़ रहे हैं, जोड़ने का काम सिर्फ एक संस्था कर रही है, जिसका नाम है आरसीएम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब लोगों ने मेरी बातों को सुना, मुझे बोलने का मौका दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त सर, आपने ज्यादा से ज्यादा इस थैंक वीडियो यू। को शेयर करें, बहुत लाइक बहुत करें और धन्यवाद सर सब्सक्राइब करें। आपका।